हेलो फ्रेंड्स, आज एक बार फिर से फेसबुक लाइव में हम कौटिल्य एकेडमी से आपके सामने हैं और प्लानिंग ये है कि जो इस पीएससी परीक्षा में टॉपर रहे हैं उनके साथ बातचीत की जाए। तो ये बातचीत इसलिए ताकि आप तक वो सफलता के रहस्य पहुंच सकें जिस रहस्य को इन्होंने उजागर करते हुए अपने उस मकाम को हासिल कर लिया है। तो जब कभी कोई सफल होता है तो डेफिनेटली ये सफलता संक्रामक होती है और सफलता के संक्रमण को आप तक पहुंचाने के लिए आज इस फेसबुक के माध्यम से, चूंकि आज हम दो दुनिया में जी रहे हैं, एक्चुअल वर्ल्ड और वर्चुअल वर्ल्ड, और ये देखा जा रहा है कि वर्चुअल वर्ल्ड में जो लोगों की संख्या है, जो जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, तो प्लानिंग ये रहा कि क्यों ना इस सफलता के रहस्य को आप तक इस वर्चुअल वर्ल्ड तक भी पहुँचाया जाए। तो हमारे साथ हैं इस बार के एमपीपीएससी टॉपर 2018 बैच में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका 2019 में रिजल्ट आया और टॉप नंबर 1 रैंक पर रहे हैं हर्षल चौधरी। तो आज आपके सामने हैं और मैं आपको हर्षल चौधरी जी की ओर ले चलता हूं। ओवर टू हर्षल चौधरी। हेलो एवरीवन, दिस इज़ हर्षल चौधरी एंड वी आर लाइव हियर टू सॉल्व ऑल योर क्वेरीज। आपके जो भी क्वेश्चंस आएंगे आप फ्रैंकली आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, व्हाट एवर क्वेरीज यू हैव, व्हाट एवर डाउट्स यू हैव, एंड वी आर हियर टू सॉल्व इट। सबसे पहला क्वेश्चन ये आ रहा है कि आपका इंस्पिरेशन क्या रहा सिविल सर्विसेज के लिए। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, माय फैमिली हैज़ बीन माय मोटिवेशन, माय ग्रैंड पेरेंट्स, माय पेरेंट्स हैव बीन द इंस्पिरेशन, दे हैव ऑलवेज मोटिवेटेड मी फॉर दिस। और समय के साथ साथ ये चीज़ और ज़्यादा मेरे मन में दृढ़ होती गई। मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना ही है, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी अनुकूल क्यों ना हो जाएँ या प्रतिकूल क्यों ना हो जाएँ। और जैसे ही वो अनुकूल समय आया, मेरे 5 साल का बॉन्ड पीरियड कोल इंडिया में कंप्लीट हुआ, तो 2017 से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी और फलस्वरूप अभी 2018 में मैं इस अंक के साथ मैंने इस परीक्षा को उत्तीर्ण किया, मुझे डिप्टी कलेक्टर का पद मिला है। एंड आई वुड से इंस्पिरेशन हैज़ ऑलवेज बीन माई फैमिली एंड माई इंटरेस्ट टुवर्ड्स दैट जॉब, टुवर्ड्स दैट सर्विस, बिकॉज ऑफ द डाइवर्सिटी ऑफ जॉब what civil servant has, because of the impact on the society what civil servant has. So this has been my inspiration. और अभी क्या हुआ है कि 1991 के बाद जब ये एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हुआ, वो है कि युवाओं का रुझान प्राइवेट जॉब की ओर बढ़ा है। लेकिन दूसरी ओर लगातार यूपीएससी, पीएससी में फॉर्म भरने वाले स्टूडेंट्स की संख्या भी बढ़ी है, जो ये शो करता है कि जहाँ एक और प्राइवेट सेक्टर के लोगों का रुझान बढ़ा है, वहीं दूसरी ओर जो युवा है उसका ड्रीम हमेशा से रहा है एक कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी के रूप में अपने आप को एस्टेब्लिश करे। और उस क्रम में जो युवा वर्ग है वो इस एग्जाम की ओर मोटिवेटेड होता है, आकर्षित होता है, और इस आकर्षण का परिणाम है कि रिजल्ट भी बहुत अच्छे लेवल पे आने लगे हैं। क्योंकि एक अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ा हुआ स्टूडेंट जब इन एग्जाम्स की तैयारी करता है तो मुझे लगता है कि एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स ये भी सही प्रशासन के माध्यम से जनता से जुड़ता है और जन कल्याण में अपनी सहभागिता प्रदर्शित करता है। तो इस फील्ड में आने के लिए आपका स्वागत है भाई। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि एक सामान्य छात्र से टॉपर तक का आपका सफ़र कैसा रहा। तो इसके लिए मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं कि मैं भी एक सामान्य छात्र ही रहा हूं, जैसे आप लोग थे। जिस तरीके से आपने एक फ्रॉम दी स्क्रैच प्रिपरेशन स्टार्ट की है या स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, उसी तरह से मैंने भी फ्रॉम दी स्क्रैच प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। मैं भी ज़ीरो था, ज़ीरो से लेके इस 100% तक का सफ़र मेरा ऐसा ही रहा है जैसा आपको जैसे गाइड किया जा रहा है, आप जिस डायरेक्शन में जाने का सोच रहे हैं वैसा। मैंने हमेशा सब्जेक्ट्स को पढ़ते समय एक इंटरेस्ट लेके मैंने पढ़ाई की। हमेशा मेरा एक इंटेंशन रहता था कि मैं चीज़ों को लर्निंग के फॉर्म में पढूं, सीखने के फॉर्म में पढूं और मेरी पढ़ाई की प्रोसेस एन्जॉयबल हो। तो जब आप पढ़ाई की प्रोसेस आपकी एन्जॉयबल होती है, आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो उसको आप नॉलेज गेन करने के लिए, एन्जॉय करने के पर्पज़ से पढ़ते हैं, तो वो चीज़ आपके दिमाग में ज़्यादा अच्छे से इम्पैक्ट करती है एंड आप बोर भी नहीं होते, आप मोटिवेटेड भी होते हैं। तो इस डायरेक्शन में हमेशा मेरा प्रिपरेशन रहा है। और जहाँ मुझे कुछ मेरी कमियां नज़र आती थी, तो जैसा कि मैंने बताया कि मैं लास्ट में कोचिंग्स आ जाया करता था और अपनी कमियों को दूर करने का हर संभव प्रयास किया करता था। तो यहाँ पे आके मुझे एक दिशा मिली और मैंने अपनी कमियों को यहाँ से दूर किया। तो सफ़र जो रहा है टॉपर बनने का, वो सिर्फ इतने ही शब्दों में मैं उसको सीमित करना चाहूँगा, परिश्रम और एक सही दिशा, दैट इज़ इट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि जॉब के साथ साथ आपने पढ़ाई की है तो उसमें क्या चुनौतियाँ हुई। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि चाहे जॉब के साथ कोई करे या बिना जॉब के भी करे, होल टाइम फुल टाइम प्रिपरेशन करे, सबसे ज़्यादा जो कीवर्ड यहाँ पे आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आता है वो होता है टाइम मैनेजमेंट। चाहे आप जॉब में हो तो भी टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, आप जॉब में नहीं हैं, आप फुल टाइम प्रिपरेशन करें तो भी टाइम मैनेजमेंट का उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जॉब वालों के लिए टाइम मैनेजमेंट थोड़ा ज़्यादा क्रूशियल हो जाता है क्योंकि उनके पास 8 से 9 घंटे उनके जॉब में जा रहे हैं। जॉब का स्ट्रेस भी होता है, जॉब में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं जो दूसरे समय में हमेशा प्रेशर रहता है दिमाग में। तो आपको उस प्रेशर को भूलते हुए आपको जो आपका अल्टीमेट गोल आपने बनाया हुआ है सिविल सर्विसेज में जाने का, उसको हमेशा दिमाग में रखना है कि अल्टीमेटली वेयर यू वांट टू बी। और उसके साथ टाइम मैनेजमेंट के साथ अगर आप एक ऑनेस्ट प्रिपरेशन करते हैं इन अ राइट डायरेक्शन, तो डेफिनेटली कोई भी जॉब वाला
जॉब के साथ साथ प्रिपरेशन करके एक उच्चतम मुकाम पर पहुंच सकता है। नेक्स्ट हर्षल, इसमें एक पॉइंट देखे होंगे कि जब जॉब के साथ तैयारी करनी होती है तो टाइम भले क्वांटिटी में ना हो जी, और उस टाइम को हम प्रॉपर यूज कर पाते हैं। मैं कई बार क्लास में स्टूडेंट्स को ये समझा रहा होता हूँ कि आपके पास टाइम है, लेकिन अगर इस टाइम को यूज ना करो तो एक साल कब निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। इसलिए आप उस प्रॉपर टाइम को अगर यूज करते हैं, उसका एक टाइम टेबल शेड्यूल बनाते हैं, उसको यूज करने के कुछ टेक्निक्स डेवलप करते हैं, तो डेफिनेटली वो जो समय है सफिशिएंट है। अभी एक बात बार बार आ रही है कि अगर अप्रैल में एग्जाम होता है तो टाइम कितना, डेफिनेटली 1 या 2 महीने, लेकिन एक बात समझिए कि सबके लिए सेम टाइम है। अगर सही तरीके से यूज किया जाए तो सफिशिएंट टाइम है, अदरवाइज 2 महीने क्या 2 साल में निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। तो मैंने जो देखा है कि जो फ्री टाइम के साथ 24 आवर्स के स्टूडेंट हैं वो टाइम को प्रॉपर यूज नहीं कर पाते। वहीं दूसरी ओर लास्ट कई ईयर से मैं जो देख रहा हूँ रिजल्ट्स में जो टॉपर्स हैं, लास्ट ईयर टॉपर्स आप सतीश राय को देख लीजिए, वो जीएसटी में इंस्पेक्टर थे, उससे पहले आशीष पांडे वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर थे। मतलब ये सारी जो चीजें हो रही हैं वो जॉब में रहते हुए जो लोग हैं वो क्वालिटी टाइम यूज कर रहे हैं और वो टॉप लेवल पे आ रहे हैं। तो ये एक आश्चर्य के साथ साथ सुखद आश्चर्य भी है। एग्जैक्टली मैं आप लोगों को ये, मुझसे एक क्वेश्चन हमेशा होता है कि आपने कितने घंटे पढ़ाई की। सबका एक क्वेश्चन होता है कि सर आप जॉब में थे तो आपने कितने घंटे स्टडीज़ में दिए। तो मैं उनको बस ये बोलना चाहता हूँ कि अगर मैंने 4 घंटे से 5 घंटे अगर मैं बोल रहा हूँ तो 4-5 घंटा क्वालिटी प्रिपरेशन का टाइम होता था। मैं उसमें बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर पाता था। शुरू में मेरी प्रोडक्टिविटी थोड़ी कम थी, लेकिन बाद में मेरी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। मैं क्वालिटी स्टडीज़ करता था। मैंने ऐसा भी देखा है कि लोग 2 घंटे तक किसी बुक को लेके बैठे रहेंगे और शायद 2 पेजेस बस वो पढ़ पाते हैं। तो इस तरीके से सिर्फ टाइम स्पेंड करने से कोई मतलब नहीं है। आपका टाइम क्वालिटी टाइम होना चाहिए, आपकी स्टडी प्रोडक्टिव होनी चाहिए। दैट इज़ मोर इंपॉर्टेंट रादर देन द नंबर ऑफ आवर्स यू आर स्पेंडिंग इन स्टडीज़। तो अगर आप 4-5 घंटे की भी जॉब में रह के एक ऑनेस्ट डेडिकेटेड स्टडी कर रहे हैं, आप चीज़ों को प्रॉपरली ग्रास्प कर रहे हैं, आंसर का एक स्ट्रक्चर मन में बना रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं प्रॉपर, तो 4 से 5 घंटा मोर देन सफिशिएंट है एमपीपीएससी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में क्या डिफरेंस है। हम लोग देख रहे हैं कि हिंदी मीडियम से लोग कम स्कोर कर पा रहे हैं, इंग्लिश मीडियम के टॉपर ज़्यादा हैं। तो मेरा ऐसा मानना है, जैसे कि मैंने पहले भी बोला है, कि भाषा सिर्फ और सिर्फ अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। हमको भाषा से कोई भी मतलब नहीं है। अगर आप फर्स्ट रैंक में मुझे देख रहे हैं तो सेकंड रैंकर जो रचना शर्मा है वो हिंदी मीडियम से ही हैं, जिन्होंने हिंदी मीडियम से टॉप किया है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि इंग्लिश मीडियम वालों को प्रिविलेज मिल रहा है और हिंदी मीडियम वालों को प्रिविलेज नहीं मिल रहा है। ये सिर्फ एक गलत धारणा है जो लोगों ने बनाई हुई है। प्लीज़ आप इस धारणा से खुद को मुक्त करें और एक ऑनेस्ट प्रिपरेशन करें। आपके कंसेप्ट से मतलब है एग्जामिनर को, आपके सोच, आपके विचार, आप किस तरीके से किसी क्वेश्चन को आंसर कर पा रहे हैं, आपका प्रेजेंटेशन कैसा है, उससे मतलब है। और भाषा उसमें कहीं पे भी कोई बाधक नहीं है। तो इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम सोचना हमको रोकना होगा यहाँ पे प्रिपरेशन। और लास्ट ईयर के टॉपर्स को भी देखें तो ये कंटिन्यू एक ट्रेंड दिखता है कि एक बार इंग्लिश मीडियम से, एक बार हिंदी मीडियम से, यूपीएससी का टॉपर, एमपीपीएससी के टॉपर, डीएसपी टॉपर, डीसी टॉपर। ये टॉपर्स में भी आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम का मिक्सचर दिखेगा। मार्क्स में अगर आप देखें तो जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट उनके इंग्लिश मीडियम से मेंस में ज़्यादा अच्छे मार्क्स हैं, वहीं दूसरी ओर इंग्लिश मीडियम वालों के इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स हैं। तो जो हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है कि मीडियम क्या है ये इंपॉर्टेंस नहीं रखता। हाँ, स्टूडेंट, उसकी क्वालिटी, उसका कंटेंट, उसके विचार, इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो डेफिनेटली हिंदी में अपने विचारों को अच्छा करें, और इंग्लिश मीडियम के हैं तो गो विद इंग्लिश। इंग्लिश में अच्छे थॉट्स पढ़ें, अच्छे लिटरेचर को पढ़ें, अपने वोकैबुलरी को ठीक करें, और डेफिनेटली सिलेक्शन आपका होना है, आपका मीडियम कुछ भी हो। एग्जैक्टली 2 मीडियम्स की बात आ रही है। मान लीजिए तीसरा मीडियम भी इंट्रोड्यूस हो जाता, तो कभी मराठी इंट्रोड्यूस हो जाता तो हम लोग शायद देखते कि मराठी मीडियम का भी कोई टॉपर है। तो प्लीज़ मीडियम पे ना जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि स्टडी मटेरियल का सही व सार्थक उपयोग कैसे किया जाए। तो मैं बार बार ये बोलना चाहूँगा कि आपके पास जो भी सोर्सेज हैं, हमेशा आप जो सोर्सेज कलेक्ट करते हैं, आप एक स्टैंडर्ड बुक्स, स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स, या किसी कोचिंग से भी आपने मटेरियल लिया हुआ है, किसी कोचिंग से, संस्थान से जुड़े भी हुए हैं, तो वहाँ पे आपको एक स्टैंडर्ड मटेरियल रिसर्च करके एक हमेशा टीम होती है जो उस मटेरियल को तैयार करती है। वो हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस टीचर्स हैं जिन्होंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी के स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के नोट्स तैयार किए हैं। और अगर आप कोचिंग से नहीं भी जुड़े, आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके पास स्टैंडर्ड बुक्स हैं। तो सिलेबस को देखते हुए उन टॉपिक्स को उन स्टैंडर्ड बुक से या कोचिंग के नोट से पूरा पढ़ें। हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हम नोट्स के पीछे भागते रहते हैं कि ये बुक सही है या वो बुक सही है। रादर देन रीडिंग 10 बुक्स, इट इज़ मोर इंपॉर्टेंट टू रीड अ सिंगल बुक 10 टाइम्स, रिवाइजिंग इट 10 टाइम्स, क्योंकि बुक्स में कंसेप्ट हमेशा सेम होते हैं। तो हम कहीं ना कहीं एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं मटेरियल ढूंढने के लिए। तो जो मटेरियल एग्जिस्टिंग हमारे पास है उसका आप बेस्ट यूटिलाइजेशन करें, उससे बार बार रिविजन करें और सेम बुक को बार बार पढ़ें। डैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। इसमें एक पॉइंट और जो मैंने पर्सनली फील किया है वो ये कि जो स्टूडेंट्स हैं वो नोट्स के पीछे भाग रहे होते हैं।
एग्जैक्टली था। नोट्स आप खुद प्रिपेयर करें, किसी के नोट्स अगर है तो वो उसके हैं, आपके नहीं हो सकते, इसलिए आपको नोट्स बनाना पड़ेगा। और नोट्स बनाने के लिए डेफिनेटली आपको बुक्स पढ़ने पड़ेंगे, टीचर द्वारा दिए गए स्टडी मटेरियल आपको जो भी मिला है, ये सारी चीज़ें अगर आप ध्यान दें तो ये स्टडी मटेरियल है, इसको आप जब अपने तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं तब वो नोट्स कहलाता है, मुझे ऐसा लगता है। और ये नोट्स डेफिनेटली बुक से ही बनेंगे। आप पुस्तकों को पढ़ें लेकिन नोट्स बनाएं, और नोट्स का काम होता है आपको रिवीजन करने में हेल्प करना, लिखने के लिए अपने स्किल्स को सुधारना। तो नोट्स बनाना चाहिए, उसके पीछे भागना नहीं चाहिए। हाँ, मैंने भी नोट्स अपने एग्जाम के प्रिपरेशन के दौरान, हाँ मैंने बुक्स रेफर की थी, कोचिंग के नोट्स रेफर किए थे, लेकिन उनको पढ़ के मैंने खुद के अपने राइटिंग में एक हैंड रिटन नोट्स बनाए हुए थे जो कि काफ़ी ज़्यादा कंसाइज हुआ करते थे। अब जैसे ये बोल दिया ना तो अब क्या होगा, स्टूडेंट पीछे पड़ जाएंगे कि आपके नोट्स क्या हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, वो हाँ, नोट्स इसके काम के थे, ये काम हो गया, मैं उस आपको अपना बनाना पड़ेगा। मैं उस चीज़ पे आ रहा हूँ। मेरे नोट्स कॉपी करने से कुछ नहीं हो जाएगा, आपकी राइटिंग में नोट्स होने चाहिए। मैंने अपनी राइटिंग में नोट्स बनाए, मुझे भी तो दूसरों के नोट्स अवेलेबल हो सकते थे, टॉपर्स के भी नोट्स अवेलेबल हो सकते थे, बट मैंने अपने नोट्स इसीलिए बनाए क्योंकि मैं अपनी राइटिंग से फैमिलियर हूँ। मैं जानता हूँ कि मुझे कौन सी चीज़ें अंडरलाइन करनी है जो मैं भूलता हूँ, मुझे किस सब्जेक्ट में, किस टॉपिक में उसको अच्छे से समझने के लिए मैंने कहा अलग होती हैं। मुझे इकोनॉमी पसंद है, हो सकता है आपको हिस्ट्री पसंद हो। तो सब्जेक्ट्स की चॉइसेस, सब्जेक्ट्स की अंडरस्टैंडिंग, इंटरप्रिटेशन भी अपने हिसाब से सबका अलग होता है। तो जरूरी ये है कि हर कोई स्टैंडर्ड बुक्स या कोचिंग के नोट्स को रेफर करके खुद की राइटिंग में खुद के नोट्स बनाएं और उनको कंसाइज फॉर्म में बनाएं। हम ये ना करें कि हम डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स करें, एक नोट से कॉपी पेस्ट करके जब हम अपना ही बंडल तैयार कर लेंगे तो हमको रिवाइज करना बहुत मुश्किल होगा। तो रिवीजन के हिसाब से जब आपको नोट्स बनाने हैं तो आप एक टेपर डाउन स्ट्रैटेजी फॉलो करिए, कम से कम लिखिए उसमें जो आप भूल रहे हैं, जिनको आप बार बार रिवाइज करना चाहते हैं। तो जो बात हो रही थी, एक टॉपर एक और है हर्षल और दूसरी ओर है तरुण जैन, जो अलग अलग स्टेट से, अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग अलग तरीके से डिप्टी कलेक्टर का पद प्राप्त करने में प्रूव किया कि अगर सही स्ट्रेटजी से काम किया जाए तो इस बड़े से बड़े पद को भी हासिल किया जा सकता है। तो जो लाइव के क्वेश्चन हैं वापस लेना स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन जहाँ से भी स्टार्ट कर लें। ओके, हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आया हुआ था वो ये था कि हु वाज योर इंस्पिरेशन, आपके लिए इस एग्जाम में इंस्पिरेशन कौन रहा है। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, फैमिली इज द फर्स्ट स्कूल बोला जाता है, तो फैमिली मेरा फर्स्ट इंस्पिरेशन रही है। मेरे पेरेंट्स, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हमेशा मुझे इस ओर प्रेरित करते रहे कि हम चाहते हैं कि हम आपको एक लोक सेवक के रूप में देखना चाहते हैं। तो उसी डायरेक्शन में मेरा भी एक ड्रीम बन गया और टाइम के साथ मेरा जो विचार था, जो एक सपना था, वो और ज़्यादा दृढ़ हो गया। और मैंने डिसाइड कर लिया था कि चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी अनुकूल या प्रतिकूल क्यों ना हो जाए, मुझे ड्रीम पूरा करना है। और 2017 से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी और हैंसफोर्थ मैं आपके आज सामने बैठा हूँ। सेम क्वेश्चन तरुण। सेम क्वेश्चन तरुण। मेरे घर से मैं पहला 12वीं पास हूँ और 12th के बाद ही मुझे पता नहीं था कि क्या करना चाहिए। फिर कहीं से मुझे गाइडेंस मिला कि MPPSC और UPSC नाम की कोई चीज़ होगी। और इंस्पिरेशंस के लिए तो मेरे पिताजी मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है, क्योंकि उनकी मेहनत और लगन को देखते ही मुझे भी काम करने का जज्बा और पढ़ने का जज्बा मिलता है। तो मेरी इंस्पिरेशन मेरे पिताजी। अच्छा, एक देखा जाए कि इंस्पिरेशन, कई बार ये इंटरव्यू का क्वेश्चन होता है कि आपका इंस्पिरेशन कौन था, और स्टूडेंट जनरली इसमें महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद जैसे आंसर्स ढूंढते हैं। और मुझे लगता है कि अगर आप सही इंस्पिरेशन ढूंढें तो आपके सराउंडिंग, आपके घर परिवार में अवेलेबल है। घर में आपके उससे आपके पिताजी, आपके बड़े भाई, आपके रिलेटिव कोई भी हो सकते हैं। तो इंस्पिरेशन के लिए बहुत ज़्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, आपके चारों ओर बिखरा पड़ा है, बस देखें कि आप किस बात से इंस्पायर होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि जॉब के सामान्य छात्र से टॉपर तक का सफर। तो इसमें मैं बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहता हूँ कि हर कोई छात्र सामान्य है। मैं, तरुण या कोई और भी हो रैंकर, वो लोग भी सामान्य थे। हम सब ने एक स्क्रैच से, जीरो से प्रिपरेशन स्टार्ट की, जिस तरीके से आप कर रहे हैं। जो सवाल आपके मन में हुआ करते थे वो हमारे मन में भी थे, जितना असमंजस और जितना डाउट आपके मन में हुआ करता था वो हमारे मन में भी है। द डिफरेंस इज हम लोगों ने अपनी एक स्ट्रैटेजी इस फॉर्म में बनाई कि हाँ, हमको ये चीज़ करनी है, हमारे अंदर एक जज्बा है जिसको हमको पूरा करना है। उसके लिए चाहे कितनी भी विषम परिस्थितियाँ क्यों ना आ जाएं, हमको उनसे लड़ते हुए उस मुकाम तक पहुँचना है। और बाकी बेसिक स्ट्रैटेजी बस यही होती है कि आपको पूरा का पूरा एग्जाम सिलेबस, जो भी आपका टॉपिक्स हैं, उन सबको कवर करते हुए, बार बार रिवीजन करते हुए, प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस, कीपिंग ऑन प्रैक्टिसिंग, कीपिंग ऑन आंसर राइटिंग। अपनी दिशा आप हमेशा सही बनाए रखें। उसके लिए आपको जहाँ से भी गाइडेंस मिल सकता है, चाहे आप कोचिंग्स में हों, चाहे आप इंटरनेट के थ्रू गाइडेंस लेना चाहें, चाहे आप अपने कलीग से जो साथ में प्रिपेयर कर रहे हैं उनसे गाइडेंस लेना चाहें, तो गाइडेंस के थ्रू अपने प्रिपरेशन के डायरेक्शन को हमेशा फोकस्ड रखें और डेफिनेटली आप इस एग्जाम में बहुत अच्छे रैंक अचीव कर सकते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं।
सर मेरा तो 12th तक साइंस ही रहा है, तो साइंस के बाद एकदम से इन सब्जेक्ट्स में आना और हिस्ट्री और कॉन्स्टिट्यूशन जैसे सब्जेक्ट शुरू में नए नए से लगते हैं, लेकिन थोड़ा दिन ढल जाने के बाद ऐसा लगता है कि फेमिलियर हो जाते हैं ऐसे सब्जेक्ट्स, और जब पढ़ते हैं तो अच्छा लगने लगता है। और ऐसा है कि अगर आप एक बार किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और उसकी ही टेस्ट लगा रहे हैं, तो आप चेक कर लेते हैं खुद को कि आपकी मेहनत कहाँ तक हो रही है। तो ऐसा है कि अगर आप जिस दिन पढ़ते हैं कोई टास्क बनाते हैं और शाम तक उसे कंप्लीट कर लेते हैं, वो अगले दिन का मोटिवेशन बन जाता है। तो यही स्ट्रेटेजी यूज़ करें कि एक बार पढ़ें, टास्क बनाएं, उसे पढ़े हो तो वो अगले दिन का मोटिवेशन आपके लिए हो जाए। तो ये जो पॉइंट है कि सामान्य स्टूडेंट से टॉपर तक का सफ़र, निश्चित रूप से ये बहुत रोमांचक होता है, क्योंकि शुरुआत जब हम करते हैं तो उस समय एक चैलेंज हर कोई घर में भी दे रहा होता है कि ये उसमें नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा का जो चैलेंज है, इसको जो एक्सेप्ट कर ले और काम कर ले, शायद वही टॉपर तक का सफ़र पूरा कर पाते हैं। एक समय था जब तरुण क्लास से बैठ कर बिल्कुल वो 12th पास वाले जो एक साइकोलॉजी होती है कि हम नई चीज़ों को समझना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, लेकिन हाँ इस बीच जो उस चाहत को कर गुजरता है, वो डर के आगे जीत है वाली रणनीति पे जो भी चलता है, क्योंकि 12th के बाद अगर आपने ज्वाइन किया है या ग्रेजुएशन के बाद तैयारी कर रहे हैं, तो दोनों ही कंडीशन में आपकी जो मेंटल मैच्योरिटी है ये अलग अलग लेवल पे होती है। और इस कंडीशन में टॉपर तक का सफर आपको प्री, मेंस, इंटरव्यू, वैसे 3 फेज का जो एग्जाम है ये आपके ब्रेन के 3 लेयर्स को चेक करने के लिए, जो पहला फेज है ये इंफॉर्मेशन को चेक करता है, जो सेकंड फेज मेंस है ये आपके एनालिटिकल माइंड को चेक करता है, और थर्ड फेज जो इंटरव्यू साक्षात्कार आपके बिहेवियर, आपकी पर्सनालिटी को चेक करने के लिए ये आपके ब्रेन के उस जेनिथ विजडम को चेक करता है। तो कुल मिला के पीएससी एक स्टूडेंट के अंदर वो सारी खूबियां देखना चाह रहा है जो एक प्रशासनिक अधिकारी में होना चाहिए, और उस सफर को पूरा करना मुझे लगता है कि निश्चित रूप से स्टूडेंट के लिए बहुत रोमांचकारी होता है। और कई बार होता क्या है कि आप अपने सफर को आप खुद नहीं दे सकते, जो दूसरे लोग ऑब्जर्व करते हैं वो बहुत अच्छे से बता पाते हैं। और मुझे लगता है कि इनका जो सफर रहा है एक सामान्य स्टूडेंट से टॉपर तक का, मैं तो पर्सनली फील करता हूँ कि रोमांचकारी है, क्योंकि भले वो 2017 में अर्जुन का ज्वाइन करना हो या 12th पास करने के बाद तरुण का ज्वाइन करना हो, अगर इन्होंने डेडिकेशन से काम नहीं किया होता तो कोई भी टीचर रिजल्ट नहीं देता, स्टूडेंट्स देते हैं। अगर वो सही है, सही रणनीति पे चले तो रिजल्ट आपके सामने होता है। और डेफिनेटली एक लंबा प्रोसेस है, जब से हम फॉर्म भरते हैं तब से रिजल्ट्स डिक्लेयर होने तक ऑलमोस्ट 1 साल का हम मोटा समय मान सकते हैं। तो इन 12 महीनों के दौरान मोटिवेटेड रहना और एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करके रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अपनी एनर्जी को कम ना होने दें। जब भी आपको लगे कि आपकी एनर्जी कम हो रही है, आप सोचें कि आप किस लिए आप आए, किस लिए थे इस ग्रेजुएशन में, आपने फॉर्म क्यों फिलअप किया था। ऑब्वियसली आपने एक बड़ा मोटिवेशन, एक बड़ा विजन लेके किया था, और उस विजन को भूलें नहीं कभी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इसमें आ रहा है कि इसका जो मोटिवेशन है वो डाउन हो जाता है, वो क्या करे। 2 बार क्वेश्चन पूछ चुका है, इस क्वेश्चन को प्लीज मोटिवेशन कैसे बनाए रखें। मेरे साथ तो ये होता था कि मैं कभी डिमोटिवेट, नेचुरली सबके साथ होता है कि आप डिमोटिवेट होते हैं बीच में कि आपकी प्रिपरेशन की डायरेक्शन सही है कि नहीं, आपका होगा कि नहीं होगा, इतने सारे कॉम्पिटिटर्स हैं तो आप कहाँ किस लेवल पे कम्पीट कर पाएंगे। तो आप बस आंख बंद करके सोचिए कि जिस पोस्ट पे आप पहुंचना चाहते हैं उस पोस्ट पे खुद को इमेजिन कर लीजिए, और अपने मन में एक बात को जरूर लाइए कि हाँ, उस जगह पे पहुंचने के लिए मेरा डिमोटिवेशन नहीं, मेरा मोटिवेशन और मेरा डेडिकेशन ही मुझे वहां पहुंचा सकता है। आपका पूरा डिमोटिवेशन गायब हो जाएगा, आप दोबारा से एनर्जाइज होकर फिर से अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर लग जाएंगे। तो दिस हैज बीन द की। और अपने आसपास के लोगों को भी, पॉजिटिविटी वाले लोग जो हैं, अपने पेरेंट्स हो गए जो आपको मोटिवेट कर सकते हैं, उनको अपने साथ रखिए, तो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट जरूर क्रिएट होगा और एक पॉजिटिव ऑरा आने लगती है उससे। एक क्वेश्चन आपके फ्रेंड से होता दिख रहा है मुझे, अंकित शर्मा टेक्निकल क्वेश्चन देखें। बीटेक सेकंड ईयर में हूँ सर, मुझे टेक्निकल फील्ड में इंटरेस्ट नहीं है, एमपीपीएससी करने का सोच रहा हूँ, मुझे क्लियर नहीं है कि एमपीपीएससी क्लियर होगा। देखिए, मैंने पहले भी बोला है, एमपीपीएससी की प्राइमरी रिक्वायरमेंट जो आप नोटिफिकेशन में देखेंगे तो ग्रेजुएशन है। अब कोई भी ग्रेजुएट जब एमपीपीएससी का फॉर्म भरता है तो या तो टेक्निकल फील्ड से होगा, या तो आर्ट्स के फील्ड से होगा, या तो डॉक्टर होगा, या तो लॉयर होगा, कुछ ना कुछ तो होगा, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा। तो किसी ना किसी फील्ड से आपको आना ही है, बट डिस्पाइट ऑफ विच एवर फील्ड यू कम फ्रॉम, आप किसी भी फील्ड से हैं, एमपीपीएससी आपको एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स अभी फॉर्चुनेटली नहीं है, सबको सेम सिलेबस पढ़ना है, किसी को भी कोई एक्स्ट्रा एज नहीं होता। मैं माइनिंग का था, मैं टेक्निकल फील्ड का था, उसके बाद भी मुझे वही सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते थे, और उसके बाद भी मैंने किया, तरुण ने किया। तो अल्टीमेटली सब लेवल प्लेइंग फील्ड में। आप बिल्कुल ये धारणा हटा दें कि मेरी ग्रेजुएशन इस फील्ड से रही है तो मैं कर सकता हूँ, या ग्रेजुएशन इस फील्ड से रही है तो मैं नहीं कर सकता। सबको एक सेम लेवल, बीए और बीटेक माइनिंग। मतलब मुझे लगता है कि जो ग्रेजुएशन के जो 2 पीक हैं, बीए और बीटेक, दोनों एग्जाम्पल बैठे हुए,
दोनों ने ही उस एग्जाम को क्लियर किया, दोनों ने ही सब जनरल स्टडीज सिलेबस को पढ़ा। और इसलिए लगता है कि अच्छा एक बात और मुझे लगता है कि अगर आपने इंजीनियरिंग की है ना तो एक्स्ट्रा एज आपके पास है। कारण ये कि सबसे कठिनतम विषय मैथ्स माना गया है, उसमें भी जो सबसे अच्छी डिग्री है वो बीटेक है। अगर आपने वहाँ जो भी मेहनत किया होगा मुझे लगता है कि वो आपकी पर्सनालिटी का एक पार्ट है, तो आपको हेल्प ही करेगा। अच्छा इसमें कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि अगर किया है या नहीं किया तो फर्क पड़ता हो, लेकिन हाँ आपने अगर इंजीनियरिंग के दौरान जो क्वालिटी सीखे होंगे, वो जो रात भर बैठ के पढ़ना सीखा होगा, अगर उस चीज को आप अप्लाई कर लें पीएससी की तैयारी में तो सफलता के चांसेस निश्चित रूप से बढ़ जाते हैं। और आप कभी भी किसी भी रैंकर्स को देखेंगे वो डाइवर्स फील्ड से आते हैं, कोई बीए से है, कोई बीकॉम से है, कोई बीटेक से है। बीटेक भी किसी ने माइनिंग से किया है, तो किसी ने मैकेनिकल से, तो किसी ने कंप्यूटर साइंस से। तो ये डाउट बिल्कुल भी मत रखें कि आप कहीं से भी अंडर प्रिविलेज हैं, सब सेम फील्ड से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि नए छात्रों को कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए और किस तरीके से शुरुआत करनी चाहिए। तो जो इनिशियली प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, मान लीजिए 2020 वाला अटेम्प्ट देना चाहते हैं, तो मेरी तो उनको यही एडवाइस होगी जैसी सर की भी रहती है कि पहले आप मेंस के सिलेबस को अच्छी तरह से देखें और मेंस के सिलेबस को पहले कंप्लीट करने की कोशिश करें। जैसे यूपीएससी में भी हम लोग करते हैं कि पहले मेंस का प्रिपरेशन कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग प्रीलिम्स के पहले या प्रीलिम्स के नोटिफिकेशन आने से कुछ समय पहले से प्रीलिम्स का प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो जब आप मेंस का पढ़ लेंगे तो ऑलरेडी आपका प्रीलिम्स पार्शियली 40-50% 60% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स, एक्ट्स, स्पोर्ट्स, मिसलेनियस जीके इस सब में वर्क करना पड़ेगा। तो इस तरीके से पहले मेंस तैयार कर लें, अपने खुद के नोट्स बना लें। उसके बाद जैसे ही नोटिफिकेशन के दिन नज़दीक आते हैं तो आप प्रीलिम्स की तैयारी चालू कर दें। प्रीलिम्स को अच्छे से क्लियर करके जैसे ही प्रीलिम्स आपका कंप्लीट होता है डे में, उसके बाद आप दोबारा से मेंस में आप डेडिकेट होकर लग जाएं। अपना जो आपने ऑलरेडी पढ़ाई की है उसका रिवीजन करें, बार बार आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें और फिर अच्छे से मेंस दें। सो दिस इज द सिंपल स्ट्रैटेजी। मेरे हिसाब से स्ट्रेटजी दो तरीके से देखता हूँ। कोई तीन साल के लिए अगर प्रिपेयर कर रहा है यूजी बेस में, तो उसके लिए स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि पहले वो बेस बना लेंगे, या तो एनसीईआरटी से या फिर जो रेफरेंस बुक होती है उनसे, और फिर जब लास्ट ईयर आए तो वो सिलेबस अच्छे से देखें और उसी के अकॉर्डिंग जो चीज़ें सही चीज़ें फिर कवर करने लगे। और जिनकी 1 ईयर स्ट्रेटजी है वो पहले मेंस और प्री एक साथ में पढ़े, और जब नोटिफिकेशन आए उसके बाद प्री पढ़ना शुरू करें। और प्री पढ़ने के बाद अगर प्री आपका क्वालिफाई होता है तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आप 2 से 3 बार मेंस का सिलेबस कवर कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से 1 ईयर स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए और 3 ईयर स्ट्रेटजी। अच्छा अगर आप देखें दोनों की स्ट्रेटजी अलग अलग थी पर रिजल्ट सेम है। Exactly. यही मैं बार बार कह रहा हूँ कि स्ट्रेटजी दूसरों की सुने पर आपको अपनी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। नए छात्रों को 3 फेज में स्ट्रेटजी बनाना चाहिए। नंबर 1 बेस क्लियर करना, क्योंकि आप जिस भी फील्ड के होंगे दूसरा एक फील्ड होगा जो आपके नया होगा। अगर आप आर्ट्स फील्ड के हैं तो साइंस नया होगा, साइंस फील्ड के हैं तो आर्ट्स का हिस्ट्री ज्योग्राफी नया होगा। तो कुल मिलाकर सिलेबस में आपको अपना बेस क्लियर करना पड़ेगा। अगर बेस क्लियर कर लिया तो सेकंड स्टेज आता है उस पर मास्टरी करने की। वो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से 4 में से एक ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना हो या मेंस में आंसर राइटिंग करना हो, क्योंकि मेंस में आपको विचारों को लिखना होता है। तो दोनों ही कंडीशन में आपको एडवांस लेवल पे अपने विचारों को क्लियर करना आना चाहिए। जो आपने बेस बनाया था उसमें एडवांस लेवल पे उसको स्टडी करना। और तीसरा करंट अफेयर्स के माध्यम से उसको प्रेजेंटेबल बनाना। तो करंट अफेयर्स के न्यूज़पेपर, मैगजीन्स इनके माध्यम से अपने आपको अपडेट रखें, क्योंकि जब कभी कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसमें आप नए अपडेशन के साथ अपनी बातों को रखेंगे तो डेफिनेटली वो मार्क्स मिलेंगे जो आप चाह रहे हैं। तो नए जो स्टूडेंट्स हैं उनको 3 पैटर्न पे काम करना चाहिए। पहला बेस क्लियर करें, दूसरा एडवांस लेवल पे उसके प्रेजेंटेबल बनाएं, उसके आंसर्स प्रैक्टिस करें, और थर्ड करंट अफेयर्स को उस प्रेजेंटेबिलिटी में जोड़ दें। तो प्री मेंस इंटरव्यू तीनों ही फेज लगातार क्लियर हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, जॉब के साथ साथ पढ़ाई में क्या चुनौतियां आई हैं और जॉब के साथ साथ क्या चैलेंजेस होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे यही बोलना चाहता हूँ, चाहे आप जॉब में हैं या जॉब में नहीं है, टाइम मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। आपको टाइम मैनेजमेंट करना है और आपको हमेशा ये देखना है कि आप उस टाइम को यूटिलाइज कर पा रहे हैं। अगर आप जॉब में भी 8 से 10 घंटे आपके जॉब में जा रहे हैं तो आप उसके बाद भी समय निकाल के 4 से 5 घंटे की एक ऑनेस्ट डेडिकेटेड स्टडी, एमपीपीएससी हो चाहे कोई भी एग्जाम आप देना चाह रहे हो उसमें आप दे सकते हैं। आपको उस ड्यूरेशन में ऑनेस्ट रहना है। तो डिस्पाइट ऑफ बीइंग इन जॉब यू कैन डेफिनेटली डू इट। ऑल यू नीड टू डू इज यू नीड टू मेंटेन डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन। और आपकी प्रिपरेशन जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होनी चाहिए। अगर 4 घंटे आप पढ़ रहे हैं तो 4 घंटा इतना प्रोडक्टिव होना चाहिए कि आप जो टॉपिक्स आज आपने एम किए हैं कि मुझे 4 टॉपिक्स अच्छे टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं तो आप उनको प्रोडक्टिवली करें। डोंट वेस्ट योर टाइम इन 2 to 3 पेजेस। अगर आप 1 घंटे में 4-5 पेजेस ही पढ़ पा रहे हैं, एक टॉपिक ही पढ़ पा रहे हैं, तो वो वेस्ट ऑफ टाइम है। कहीं ना कहीं आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही है। तो अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करें जो जॉब में है, और आप डेफिनेटली जॉब के साथ भी कर सकते हैं। बहुत लोगों ने किया है और आप भी कर सकते हैं, मेरा विश्वास है। एग्जाम्पल फिर से दोनों, एक और एक प्योर स्टूडेंट जिसने
12th के बाद ग्रेजुएशन किया और कुछ भी नहीं किया और डीएसपी डिप्टी कलेक्टर बन गए, और दूसरी ओर एक जिसने बीटेक किया, हाई लेवल पे टेक्निकल एजुकेशन अचीव किया, फिर एक ऐसे जॉब प्रोफाइल में रहे जो किसी के लिए ड्रीम हो सकता है, और अल्टीमेटली अपना फाइनल ड्रीम को कंप्लीट करके प्रशासन में आ गए। तो दोनों ही एग्जाम्पल सामने है, चॉइस इज योर्स। कुछ क्वेश्चंस और इसमें आने देखिए उसको। देखिए इसमें क्वेश्चन आ रहा है कि मैं 2 साल से 3 साल से सागर चौहान ने पूछा है। हाँ जी, सागर जी ने पूछा है, बट मेरा कट ऑफ क्लियर नहीं होता। तो सागर, आई वुड से कि आपको सबसे पहले एनालाइज करना होगा कि आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, आपकी वीकनेस क्या है। जब आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें प्रीलिम्स का, तो आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि आपका हिस्ट्री वीक जा रहा है, या पॉलिटी वीक जा रहा है, या इकोनॉमी वीक जा रहा है, करंट अफेयर्स में आपका कमांड नहीं है। तो आप अपने वीक पॉइंट्स को एनालाइज करें और उन वीकनेस को दूर करने की कोशिश करें, क्योंकि स्ट्रेंथ्स तो हमारी स्ट्रेंथ्स हैं, लेकिन जैसे हम अपनी वीकनेस को ओवरकम कर लेते हैं तो डेफिनेटली हम इस एग्जाम को निकाल सकते हैं। बहुत सारे लोग प्रीलिम्स इसीलिए नहीं निकाल पा रहे हैं क्योंकि उनका एक पोर्शन वीक होता है। तो अगर आपका कट ऑफ से थोड़ा सा कुछ मार्क्स से रह जा रहा है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कुछ फ्लॉ है, और प्लीज उसको दूर करें। नेक्स्ट ईयर आप डेफिनेटली सिलेक्ट हो रहे हैं। इसमें एक पॉइंट इन्होंने सागर चौहान ने बोला कि आई एम नॉट एबल टू जॉइन कोचिंग बिकॉज ऑफ सम फाइनेंशियल रीजन। सागर, मेरी ओर से एक पॉइंट आपके लिए है, अगर फाइनेंशियल रीजन सच में एक पॉइंट है तो अभी नेक्स्ट मंथ एक भारत भाग्य विधाता के नाम से एक स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है। अगर आप चाहते हैं उसमें अपीयर होंगे, क्योंकि किसी का गरीब या अमीर होना ये पॉइंट नहीं है, पर प्रतिभावान होना ये डेफिनेटली इंपॉर्टेंस रखता है। अगर आप प्रतिभावान हैं तो कौटिल्य एकेडमी आपके साथ होगी। हर्षित गुप्ता जी का क्वेश्चन आ रहा है कि मैं बीटेक एनर्जी इंजीनियरिंग 2013 एनआईटी भोपाल मैनेट पास आउट हूँ, 2 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस है, and currently pursuing first year in PGDM. I am aiming for MPPSC. So what should be my study plan? Study plan again I said you have to be very strict with your time management, और आपको डेडिकेटेड होके अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है, रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट देने हैं, राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। इस वीडियो को थोड़ा और बैक ले जाएं और वापस देख लें, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। एक और क्वेश्चन है, पढ़ने का सही तरीका बताएं और सारे सब्जेक्ट को कवर कैसे करें, प्लीज बताएं। इसका आंसर मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। हर्ष पारिक ने क्वेश्चन पूछा है। हर्ष, एक बात समझे कि लोगों का जो दिमाग है ना, ये फाइल पैटर्न पे काम करता है। जो मेरा एक स्टडी रहा है अभी तक, अगर आप किसी एक विषय को लगातार पढ़ते हैं तो एक समय के बाद सब्जेक्ट बोरिंग लगने लगता है। वही अगर आप एक सिस्टम बना लें कि सारे विषयों को 1 से 1.5 घंटे का टाइम देकर पढ़ें, तो डेफिनेटली आपको विषय रुचिकर भी लगता है, और साथ ही वो लगातार स्टडी करना ये सही तरीका हो सकता है। पॉइंट ये है कि आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, मध्य प्रदेश, खेल कूद, विविध, एक्ट, ये लगभग 10 प्रकार के विषयों को पढ़ना होता है। अगर आप इन 10 विषयों में सामंजस्य नहीं बिठाएंगे, फिर एक एग्जांपल है कि कार के एक पार्ट जब तक सही ना हो कार नहीं चल सकता। वो एक बोल्ट बस गिर जाए तो कार बंद होगी। वही स्थिति इस एग्जाम के साथ भी है। अगर ये सारे विषय में आपकी होल्डिंग है तो ही आपके सिलेक्शन के चांसेस बनते जाते हैं। अदरवाइज कंपटीशन इतना शानदार है कि जिसने तैयारी की होगी वो आपसे अपर मार्क्स लेकर के आ जाएगा और उसकी स्ट्रेटजी ज्यादा अच्छी मानी जाएगी। तो कोशिश ये करें कि जो सिलेबस है उस सिलेबस के हिसाब से अपने टाइम टेबल को फॉलो करें, टाइम टेबल तैयार करें और उसके अनुसार अपनी पढ़ाई को हर विषय के चारों ओर रखते हुए किसी भी चीज को छोड़े नहीं। ये एक रणनीति होनी चाहिए, मुझे लगता है। सहमत है मुझसे? बिल्कुल। आप जैसे सर ने जैसे बोला कि डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है, और आप कभी किसी सब्जेक्ट से बोर हो रहे हैं तो आप दूसरा सब्जेक्ट ले लीजिए। एक दिन में आप 2 से 3 सब्जेक्ट लेके पढ़ सकते हैं, तो आपका एनर्जी लेवल भी मेंटेन रहेगा, आपकी प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, अंग्रेजी व हिंदी मीडियम में क्या अंतर होता है? तो उसका सबसे बड़ा उदाहरण आपके सामने है। मैं इंग्लिश मीडियम से वही ये इंग्लिश मीडियम, ये हिंदी मीडियम, और दोनों के रिजल्ट सेम है। तो क्या अब आप बोलना चाहेंगे कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम से कुछ फर्क पड़ता है? कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। भाषा सिर्फ अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। ये लक है कि कोई इंग्लिश मीडियम वाला कभी बन जा रहा है तो हिंदी मीडियम वाला कभी बन जा रहा है। उनको एग्जामिनर को आपके विचारों से मतलब है, आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक्स और आपके प्रेजेंटेशन से मतलब है। क्या को किसी भी तरीके से मुझे तो लगता पास है करना सकते हैं। हिंदी मीडियम में प्रॉब्लम आता है क्या? कोई दिक्कत नहीं आती है सर। मतलब अगर आप ढंग से पढ़ाई करो, प्रेजेंट उसे अच्छे से कर दो अपने नॉलेज को, तो और कोई दिक्कत ही नहीं। तो मिला के मीडियम का इंपॉर्टेंस नहीं है, हर कोई यही बोलना चाह रहा है। आपका जो भी मीडियम है, बस अपने विचारों को, अपने वोकैबुलरी को, अपने थॉट्स को पैना करें और उसको प्रेजेंटेबल बनाएं। अगर अपनी बातों को आप लिख पाएंगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। अच्छा होता है कि हम इंडियंस में एक प्रॉब्लम है, हम लिखने से बचते हैं जी, लिखने की प्रैक्टिस से बचते हैं, और यही रीजन है कि भारत का इतिहास भी विदेशियों ने लिख के दिया है। तो ये जो आदत है, अगर इससे हम उबर जाएं, अगर मेंस की प्रैक्टिस लिख के कर लें, तो मीडियम कुछ भी हो, मार्क्स प्रॉपर मिल सकते हैं। और मैं एग्जांपल थोड़ी देर पहले दे रहा था कि
हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स इंग्लिश मीडियम से भी ज़्यादा हैं, लेकिन इंटरव्यू में मार्क्स के फिर जो गणनाएं बदल गई तो टॉपर कोई और हो जाता है। तो ये कई बार देखा गया है कि रिटर्न में, इंटरव्यू में कई बार हिंदी मीडियम के मार्क्स, कई बार इंग्लिश मीडियम के मार्क्स ये टॉपर लेवल पे होते हैं, जो ये शो करता है कि इंपॉर्टेंस मीडियम का नहीं स्टूडेंट्स का है। तो स्टूडेंट सही है तो वो फिर किसी भी मीडियम में अपना पोस्ट लेके ही रहेगा। अगेन ये क्वेश्चन हर्षित गुप्ता जी ने पूछा है, इफेक्टिव सोर्सेज ऑफ एमपीपीएससी स्टडी मटेरियल इन इंग्लिश मीडियम। और ये क्वेश्चन हमारे पास दोबारा आया था कि स्टडी मटेरियल का सही व सार्थक उपयोग कैसे करें। तो पहले मैं इसका आंसर देना चाहूँगा। सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि हम जो स्टैंडर्ड बुक्स रेफर कर रहे हैं, या तो सेल्फ स्टडीज के दौरान, या तो अगर हम किसी कोचिंग में हैं, तो मैंने पहले भी बोला अगर आप कोचिंग में हैं तो कोचिंग की एक डेडिकेटेड टीम है, एक्सपर्ट टीचर्स की टीम है, जिसने सारे स्टडी मटेरियल स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ते हुए एक स्टडी मटेरियल तैयार किया है। तो ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपके पास जो भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं या कोचिंग का मटेरियल उस पर रिलाय करें, उस पर ट्रस्ट करें कि वो मटेरियल सफिशिएंट है। और 10 बुक्स के पीछे भागने से ज़्यादा अच्छा है कि आप एक बुक को 10 बार पढ़ें, 10 बार रिवाइज करें, वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, आपके दिमाग में एक लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट बनेगा और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक्स आपकी बढ़ेगी। हम ज़बरदस्ती अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं बुक्स ढूंढने में, सोर्सेज ढूंढने में, और ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा सोर्स। सोर्सेज आपको पता है, कंटिन्यूसली बार बार संस्थानों के द्वारा भी बताए जा रहे हैं, जो रैंक होल्डर्स हैं उनके द्वारा भी बताए जा रहे हैं, और आप खुद भी इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो सोर्सेज हैं, और सारे सोर्सेज रिलायबल हैं अंटिल एंड अनलेस यू रिलाई ओवर देम, आपको उन पे ट्रस्ट करना होगा। कई बार ये सर नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है। इंग्लिश मीडियम वालों के पास सोर्स नहीं है तो वो एक ही सोर्स से पढ़ते हैं, और हिंदी मीडियम वालों के पास सोर्स इतने कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ से भी पढ़ें और वहाँ से भी पढ़ें। तो मेरे हिसाब से ये पॉजिटिव रहना चाहिए आपको, इंग्लिश मीडियम के हो तो ये ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। एक पॉइंट से मैं जोड़ देता हूँ, जो सोर्सेस हैं ये अवेलेबल हैं, इन सोर्सेज से आपको अपने लिए स्टडी मटेरियल खुद तैयार करना पड़ेगा, जिसे आप नोट्स कहते हैं। जब तक आप अपने नोट्स न बनाएं, ये स्टडी मटेरियल मार्केट का है, आपका नहीं। दूसरी ओर जनरली स्टूडेंट्स होता ये है कि फिर टॉपर्स के नोट्स ढूंढने लगते हैं। एक बार फिर से समझ लें कि ये टॉपर्स के नोट्स इनके हैं, इन्होंने अपना काम किया, इनके रिजल्ट आ चुके हैं, इससे आपका रिजल्ट नहीं आना, आपको अपने स्टोरीज खुद लिखने बाकी हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि सोर्सेज, अच्छा जो आपके आंसर, जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर्स आपको रिटर्न में भी मिल जाएंगे कुछ समय के बाद। जो सोर्स चाह रहे हैं आपके पास एक लिस्ट आ जाएगा बुक्स का, और मुझे लगता है कि इन बुक्स के लिस्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंस ये रखता है इन बुक्स को पढ़ने के बाद आपने क्या गेन किया और कैसे अपना खुद का नोट्स तैयार किया है। तो तैयार रहिए कि आपको अपने नोट्स खुद बनाने पड़ेंगे। हाँ एग्जैक्टली, आपको अपने नोट्स जब आप बनाते हैं तो उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है, चाहे आप स्टैंडर्ड बुक से बनाएं चाहे कोचिंग्स के नोट्स को पढ़ के बनाएं, क्योंकि आपकी राइटिंग में होते हैं, तो आप जिस चीज़ में स्ट्रांग है आप उसमें ज़्यादा फोकस करेंगे, उसको ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए आप उसको ज़्यादा ल्यूक्रेटिव वे में लिखेंगे, शायद आप मैप बनाएंगे, शायद आप एक फ्लो चार्ट बनाएंगे। तो आपकी समझ के ऊपर हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट के टेलर्ड नोट्स होते हैं, और वो आपको समझना, आपको बनाना है, वो आपको रिविजन में भी हेल्प करेगा। सेकेंडली मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जब आप नोट्स बना रहे हैं तो प्लीज़ उसको कॉपी पेस्ट ना करें। स्टैंडर्ड बुक से आप कॉपी पेस्ट करके अगर अपने नोट्स भी उतने ही ज़्यादा बल्कि बना लेंगे, सो दैट इज ऑफ नो यूज। नोट्स हैव टू बी कंसाइज एंड कंडेंस्ड, तो ये ज़्यादा ज़रूरी है। एक क्वेश्चन आदित्य इनका आ रहा है, राजा मालवीय जी का। ही इज आस्किंग इज इट पॉसिबल टू क्लियर एमपीपीएससी एग्जाम इन 1 year of preparation? So definitely I think 1 year is more than sufficient for clearing this exam. डेफिनेटली 1 year, ये 1 year नहीं, 1 year कैसे यूज किया गया इस पर रिजल्ट डिपेंड करता है, क्योंकि ऐसे तो साल आ रहे हैं और जा रहे हैं, कई प्रकार के रिजल्ट्स हैं। कई स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 6 से 7 साल तैयारी की, रिजल्ट 7वें साल में आया। ऐसे भी जिन्होंने फर्स्ट ईयर स्टार्ट किया और अगले साल रिजल्ट है टॉपर के लिस्ट में। तो ये डिपेंड करता है कि आपने टाइम को यूज कैसे किया है, न कि कितना समय यूज किया है। सर ये क्या करें ना करें, इसका आंसर आप दें तो दैट वुड बी मोर एक्सपीरियंस आंसर। तो पढ़ाई और स्टडी के दौरान क्या करें और क्या ना करें, क्वेश्चन आया हुआ है। डूज एंड डोंट्स क्या हैं? मुझे लगता है कि बहुत सिंपल से रूल्स हैं। पहले हम डूज की बात कर लेते हैं, क्या क्या करना चाहिए। नंबर 1, आपको अपना टाइम टेबल प्रॉपर करना चाहिए, अपने डेली रूटीन को प्रॉपर करना चाहिए, अपने हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए। क्योंकि मैंने कई बार देखा कि इंदौर में तो हमेशा होता है कि स्टूडेंट तैयारी करने आया और बस आने के बाद जब एग्जाम का टाइम आया बीमार पड़ गया। तो ये भी आपकी जिम्मेदारी है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एग्जाम के टाइम पे बीमार ना पड़े। बहुत छोटी छोटी बातें हैं। फिर अगली बात आती है पढ़ाई की। पढ़ाई के दौरान जो करने की बातें हैं, सही नोट्स प्रिपेयर करना, सही तरीके से बुक्स को स्टडी करना, और स्टडी कर लिया है उसको चेक करने के लिए क्वेश्चन पेपर के माध्यम से उस तैयारी को चेक करना, टेस्ट में शामिल होना, FLTs देना और अपनी रैंकिंग को समझना कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपकी तैयारी पूरी है लेकिन आपने FLTs के माध्यम से, टेस्ट के माध्यम से चेक नहीं किया, कई बार वो धोखे में रह जाते हैं। इसलिए बढ़िया तरीका यह है कि अपने बेस को क्लियर करें। एडवांस लेवल पे जो स्टडीज आपने करंट अफेयर्स, मैगजीन्स और न्यूज़पेपर के माध्यम से किया है, उसके माध्यम से अपने आप को अपडेट रखें।
क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं प्री मेंस इंटरव्यू में वो हमेशा अपडेटेड पैटर्न पे पूछे जाते हैं। तो आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि अपने आप को तैयार रखें हर अपडेटेड क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है डोंट्स, क्या नहीं करना चाहिए। तो डेफिनेटली सबसे पहला तो ये कि पढ़ाई के दौरान गेट नहीं करना चाहिए, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी चाहिए। दूसरा ये कि आपको अपने प्रति ईमानदारी बरतनी चाहिए। ईमानदारी शब्द के मीनिंग कई तरीके से आते हैं। आप डेफिनेटली किसी के सामान को नहीं छूते होंगे, पर वो ईमानदारी अपने प्रति नहीं हुआ, ये समाज के प्रति है। हम कह रहे हैं अपने प्रति ईमानदारी। जब जिस समय आप रूम में अकेले होते हैं उस समय आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि उसमें आपको कोई देख नहीं रहा होता, आप टाइम को कैसे यूज कर रहे हैं, तो समय की बर्बादी ना करें। डोंट्स में एक पॉइंट होगा। अगला पॉइंट डोंट में आता है कि जिस समय आप एग्जाम्स देने जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जनरली स्टूडेंट्स एक गलती ये करते हैं कि वो एक समय मल्टीटास्किंग हो जाते हैं। वो चाहते हैं कि क्वेश्चन भी पढ़ लें, उस समय वो अगर प्रीलिम्स है तो गोला भी भर लें, और उस समय अगर मान लो कुछ गड़बड़ हुआ तो वो उसको चेक भी कर लें। एक हमेशा एक आदत डालें, एक समय पे एक ही काम करो। अगर आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो पूरी ईमानदारी से क्वेश्चन पढ़ें। जिस समय आप गोला भर रहे हैं पूरी ईमानदारी से गोला भरने के दौरान पूरा ध्यान वहां रखें, क्योंकि वो भी अगर थोड़ा भी बाहर होगा तो आप डिलीट भी नहीं कर सकते। तो एक समय पे एक काम करना, तो ये मल्टीटास्किंग से बचना अगला डोंट्स हुआ। इन सबसे ऊपर एक बात जो मैं फील करता हूँ कि मोटिवेटेड रहना, क्योंकि इस फील्ड में लगातार आपके पास जो डिप्रेशन नामक शब्द है बार बार घूम फिर के आता है, क्योंकि वैकेंसी आई नहीं आई तो डिप्रेशन, एग्जाम दे दिए रिजल्ट नहीं आया तो एक तनाव, रिजल्ट आ गया और आपका मन चाहा नहीं आया तो एक तनाव। इस कंडीशन में आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होती है, लगातार पढ़ाई को करना। क्योंकि इस फील्ड में जो मैंने एक्सपीरियंस किया आज तक, देर है पर अंधेर नहीं है। हो सकता है कि रिजल्ट में थोड़ी डिले हो जाए, हो सकता है वैकेंसी आने में थोड़ा टाइम लगे, पर हाँ आएगा और आप भी सफल होंगे, ये सुनिश्चित है। अगेन मैं सर की बात में एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ, क्या ना करें उस पर। सबसे पहले हमको नेगेटिव एनर्जी से दूर रहना होगा। हम अपने मन में बहुत सारी धारणाएं बनाए रखते हैं कि शायद कोई 6 साल से प्रिपेयर कर रहा है तो उसको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा, कोई यूपीएससी की प्रिपरेशन करके वहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ तो अनफॉर्चुनेटली एमपीपीएससी में अब आ गया है तो उसको एडवांटेज मिलेगा, कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है तो उसको एडवांटेज मिलेगा, या कोई बीए का है तो उसको एडवांटेज मिलेगा, इंग्लिश मीडियम का है तो उसको ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। तो प्लीज़ ये सारी धारणाओं को फॉर्म भरते समय छोड़ दें। जब आप फॉर्म भरते हैं तो आप ये मान के चल दीजिए कि जितने भी लाखों लोग फॉर्म भरे हैं सब एक लेवल प्लेइंग फील्ड में हैं, आप भी उसी लेवल प्लेइंग फील्ड में हैं। सिर्फ फॉर्म भरने से लेकर इंटरव्यू तक का जो सफर है वो डिसाइड करता है कि आप में कितना कैलिबर है, आप उस पोस्ट के लायक हैं या नहीं है, आप उसके लिए जितनी मेहनत कर रहे हैं वो सफिशिएंट है या नहीं है। तो ये जो प्रोसेस है ये डिसाइड करती है कि आप एडवांटेज हैं या नहीं है, ना कि इसके पहले का बैकग्राउंड या कोई भी पास्ट या कोई भी एक्सपीरियंस। तो सिर्फ ये जर्नी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस जर्नी के दौरान आपका डेडिकेशन और आपका हार्डवर्क ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा कोई भी फैक्टर का कोई इंपॉर्टेंस बिल्कुल नहीं है। तो जोड़ना चाहूँगा सर मेरे अकॉर्डिंग जैसे एक तो एग्ज़ाम के पहले और एक एग्ज़ाम के टाइम। एग्ज़ाम के पहले आप जब पढ़ें तो रेगुलर पढ़ें और उसको अगली बार टेस्ट में चेक करें कि आपका पढ़ा हुआ कितना सही है और कितना गलत और आप कहाँ कमज़ोर पढ़ रहे हैं। और एग्ज़ाम के समय जो कि 3 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लोग क्या करते हैं कि 50 से ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे होते हैं एमपीपीएससी प्री के पेपर में जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होते हैं, और लोग उन पे ज़्यादा ध्यान देते हुए ऐसे क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दे देते हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं, मतलब ज़्यादा थोड़े टफ लगने लगते हैं। लेकिन उन क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हुए जनरल जो नॉलेज के क्वेश्चन हैं उनको मतलब बिना किसी परेशानी के और बिना घबराए उन्हें अटेम्प्ट करें। और बस ये एक क्वेश्चन है हर्षित गुप्ता का, उसका आंसर तुम्हें दे दो कि स्टडी मटेरियल कौटिल्य एकेडमी का कैसा है, तुम क्या कहना चाहोगे? बहुत ही अच्छा है सर। आप आप दूसरे प्रश्न पूछ रखा है कि स्टडी मटेरियल आप अगर कौटिल्य एकेडमी का यूज़ करते हैं तो वो बहुत ही अच्छा है, अगर कोचिंग ज्वाइन करते तो और अच्छा है। एक क्वेश्चन हो रहा है कि इंग्लिश में ग्रामर मैटर के लिए क्या, ये क्वेश्चन को समझ नहीं आया। हाँ मतलब आप ये शायद पूछना चाह रहे हैं, सचिन शर्मा जी पूछना चाह रहे हैं कि इंग्लिश में ग्रामर का क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस तो नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेड है क्योंकि आप सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं, आपने इंग्लिश मीडियम चुना है तो आपसे एक्सपेक्टेड है सर, राइट, कि आपकी ग्रामर एट पार होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वोकैबुलरी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, बट आपकी ग्रामर करेक्ट होनी चाहिए बिकॉज इट शोज योर कमांड ओवर द लैंग्वेज। इसमें बहुत ज़्यादा फोकस करने की बजाय आप इसको इम्प्रूव करते रहें, बट सब्जेक्ट्स में ज़्यादा ध्यान दें, कंसेप्ट में ज़्यादा ध्यान दें। अकॉर्डिंग टू व्हाट इज ग्रामर, ग्रामर समझते क्या है हम? मुझे लगता है ग्रामर इज ए मीडिया टू मेक यू अंडरस्टैंड द बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी लैंग्वेज। लैंग्वेज को जो वाक्य बनते हैं उसका अगर बेसिक समझ है कि कैसे बनना चाहिए, दैट्स ग्रामर। और ये एग्जाम ग्रामर का तो बिल्कुल भी नहीं है, ये विचार है, ये एग्जाम है आपके विचारों का, आपकी समझ का, आपके अप्रोच का, कि आप पॉजिटिविटी के साथ कैसे समस्याओं का समाधान समझते हैं। तो मुझे लगता है ग्रामर ज़्यादा इंपॉर्टेंस विचारों का है, तो ग्रामर के माध्यम से सही और विचारों पर ज़्यादा ध्यान दें।
एग्जैक्टली अगला क्वेश्चन है टाइम टेबल कैसे बनाएं और उस पर कैसे अड़िग रहे। तो पहले हम यहाँ से एक आंसर ले लेते हैं, उसके बाद मैं आपको आंसर दे दूंगा, तो आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि दोनों के टाइम टेबल में क्या डिफरेंस है और आपका टाइम टेबल कैसा होगा। मेरा टाइम टेबल तो सर कभी फिक्स रहा नहीं। मैं सुबह कोशिश करता था कि आज इतना पढ़ना है, बनाता था कि आज शाम तक मुझे इतना खत्म करना है, और जब वही अगर शाम तक खत्म हो जाता था तो अगले दिन का मोटिवेशन हो जाता था। तो ऐसी कोई टाइमिंग डिसाइड मत कीजिए, मेरे हिसाब से आप टास्क डिसाइड कीजिए कि आपको कितना पढ़ना है। हाँ सेम गोज विद मी, क्योंकि मैं जॉब में था और मेरी शिफ्ट्स में ड्यूटीज होती थी, कभी फर्स्ट कभी नाइट कभी मॉर्निंग शिफ्ट होगी, तो मेरे लिए कोई फिक्स टाइम टेबल बनाना पॉसिबल ही नहीं था। बस मेरे पास इतना डिसाइडेड रहता था कि मुझे इतने नंबर ऑफ टॉपिक्स आज की डेट में कंप्लीट करने हैं, चाहे वो मैं सुबह करूँ, चाहे शाम करूँ, चाहे रात को करूँ, चाहे 4 घंटे की कंटिन्यूस स्टडीज़ में करूँ, चाहे 6 घंटे की कंटिन्यूस स्टडीज़ में करूँ, चाहे ब्रेक कर करके करूँ। तो मेरा टारगेट होता था टाइम टेबल में कि ये टॉपिक्स मुझे करने हैं, और फ्लेक्सिबल टाइम टेबल के साथ में चलता था, क्योंकि अगर आप एक रिजिड टाइम टेबल बना भी रहे हैं कि मैं 2 बजे से लेकर 6 बजे तक पढ़ूंगा और उस समय आपका दिमाग प्रोडक्टिव नहीं है, कहीं दिमाग यहाँ वहाँ हो रहा है, तो आपकी स्टडी प्रोडक्टिव नहीं हो पाएगी। तो लेट इट बी फ्लेक्सिबल बट बी स्टिक विद योर टारगेट ऑफ पर्टिकुलर डे। अच्छा होगा क्या कि ये दोनों विचारों को सुनने के बाद जिन्होंने टाइम टेबल बना रखा है ना वो उसको फाड़ने चले जाएंगे, ये भी गलत होगा। एक बात समझिए कि ये इनकी स्टोरी है, आपकी स्टोरी लिखी जानी बाकी है, तो आपको जो कन्वीनियंट लगता है उसको फॉलो करें। क्योंकि एक बात तो समझ में आएगा कि टाइम टेबल का इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन हाँ किस तरीके से पढ़ा गया, क्या पढ़ा गया और कितने क्वालिटी के साथ पढ़ा गया, ये इंपॉर्टेंस रखता है। तो टाइम टेबल अगर आपने बना रखा है तो प्लीज उसको फॉलो करें, और नहीं बनाया तो चिंता ना करें, क्योंकि उसके बिना रिजेक्शन हो सकते हैं। सोनम जायसवाल जी का क्वेश्चन है, सर नोटिफिकेशन आ नहीं रहा है, सर प्री की पढ़ाई चालू करें या मेंस का कंटिन्यू करें। अब एक बात बताओ, 31 दिसंबर को आयोग ने अप्रैल में एग्जाम एक्सपेक्टेड है लिख के दे दिया है। अब इस कंडीशन में अगर इस फ्राइडे को वैकेंसी आ जाए और अप्रैल का सेकंड वीक डिसाइड कर दिया जाए तो उस समय आप फिर रोने लग जाओगे कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं पढ़ाई के लिए। तो मुझे लगता है कि पढ़ना एक पॉइंट है जहां आप तैयारी लगातार रखें, एग्जाम कभी भी हो सकता है, ये आपके हाथ में नहीं, आपके हाथ में पढ़ाई है, तो आप स्टडी करें, तैयारी रखें। और हाँ, पढ़ने के दौरान मुझे लगता है कि प्रीलिम्स और मेंस ये कोई दो अलग अलग 100% सेपरेट पैटर्न नहीं है। अगर आप किसी भी विषय को कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल दोनों पढ़ते हैं तो मुझे लगता है बेनिफिशियल होगा प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। तो पढ़ने के दौरान ये मत देखें कि वैकेंसी आ नहीं रही है, वैकेंसी आएगी तब क्या करेंगे। अगर आपके पास डेट एक्सपेक्टेड है, आप तैयारी रखें। अगर मान के चलिए अगर अप्रैल में एग्जाम है तो क्या आप आज तैयार हैं, और अगर नहीं है तो डेफिनेटली आपको इस प्रिपरेशन को प्रॉपर करना चाहिए। हाँ, अगर टाइम है तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्सेप्चुअल स्टडी इसको एक अपना पार्ट जरूर बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, please that prelims cannot be able to अच्छा FLT में स्कोर्स ठीक से नहीं आ पा रहे। देखो एक बात समझना कि अगर मार्क्स सही नहीं आ रहे हैं दैट मींस आपका कोई तो एक एरिया है जिसमें आपकी पकड़ नहीं बन पा रही है, कोई तो एक एरिया है जहां आप ठीक से नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो एक बार फाइंड आउट करें कि कौन से एरिया पे क्वेश्चन नहीं बन रहे। देखिए जनरल स्टडीज प्रीलिम्स में 3 सब्जेक्ट है जो बेस बनाते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और बेसिक साइंस। इसके साथ अब करंट अफेयर्स जोड़ दो और एक्ट के कुछ पॉइंट्स जोड़ दो, तो ये 5 हैं जो बेस तैयार करते हैं। इनके साथ पॉलिटी, इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, विविध मिसलेनियस जो टॉपिक्स हैं ये एड ऑन है। अगर आपका इन 5 में से कोई टॉपिक कमजोर हो रहा है तो देखिए कौन सा एरिया कमजोर है, अगला एक वीक उस कमजोरी को दूर करने में लगाएं और देखिए नेक्स्ट एफएलटी में क्या स्थिति बनती है। क्योंकि एफएलटी लिया ही इसलिए जा रहा है कि आपको अपनी कमजोरी का पता चले, और अगर आपको पता चले कि वीक सेक्शन ये है उस पर काम कीजिए, अपने टीचर से बात करें, टीचर से भी अगर लगता है कि समाधान मिल सकता है आप अपने जो साथ में लोग हैं उनके साथ एक ग्रुप बनाकर उन पॉइंट्स को और डिस्कस करें जिसमें लगता है कि आपकी कमजोरी है। तो डेफिनेटली अगर एफएलटी में ठीक मार्क्स नहीं आ रहे तो जो कमी है उसको फाइंड आउट करें, उसको दूर करने का प्रयास किया जाए। यही किया होगा जैसे सर मैं तो सोचता हूँ कि अगर आपके 70 मार्क्स भी आ रहे हैं और 70 से कम आ रहे हैं तो चिंता का विषय है। अगर 70 तक आ रहे हैं तो फिर आप मतलब एग्जैक्ट 70 लगाने की कोशिश कीजिए, बाकी 30 में से आप ऑप्शन देके 80 तक पहुंच ही जाएंगे। अच्छा तो ज्यादा चिंता एक पॉइंट और मुझे ध्यान आया, जनरली स्टूडेंट साइकोलॉजी हर्षद इससे शायद तुम भी सहमत होगे कि जो 10 क्वेश्चन हमसे नहीं बनते हम उस 10 के पीछे भागते हैं। एग्जैक्टली। जबकि वास्तविकता ये है कि आपसे जो इजीली 75 बन रहे हैं वही आपके सिलेक्शन को तय करने वाले हैं। वो जो 10-15 नहीं बन रहे हैं उनकी ओर भागने की जगह जो इजी क्वेश्चंस बन रहे हैं उन पे ज्यादा ध्यान दें। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है आज तक जितना भी मैंने देखा कि जो नहीं आ रहा उससे सिलेक्शन नहीं रुकता, सिलेक्शन केवल तभी रुकता है जो आ रहा था और आपने गलत कर दिया।
पिछले पेपर में भी देखिए सर, अगर कि प्री का जो पिछला पेपर था वहाँ जीके के इतने क्वेश्चंस थे कि लोग वहीं कंफ्यूज हो जा रहे हैं। आईएमएफ में कितने सदस्य हैं तो लोग उसमें भी कंफ्यूज हो जा रहे हैं इतने इजी क्वेश्चंस में। तो मेरा ये मानना है कि आप इजी क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान दें, जो टफ है उसके पीछे ना पकड़ के इजी। हाँ, वो तो किसी को नहीं पता। एग्जैक्टली आपको ये मानना होगा कि जो शायद प्रीलिम्स में टॉप भी करता होगा उनके भी 85 to 87 to 90 स्कोर होता है, 100% स्कोर कभी किसी का नहीं होता। तो डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चंस एमपीपीएससी डालता है, किसी को नहीं बनेंगे। और अगर आप उन चंद क्वेश्चन 10 से 12 क्वेश्चन के पीछे खुद को डिमोटिवेट कर रहे हैं तो आप अपना कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं, और ये आपका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बाकी जो आपसे बन रहा है उसको इफेक्ट करेगा। तो कहीं ना कहीं आप खुद के लिए हार्म कर रहे हैं। अंकित शर्मा पूछे कि आपके मेंस में कौन सब्जेक्ट्स थे, कौन सा सब्जेक्ट आए? एक्चुअली आप थोड़ा सा कंफ्यूज हैं अंकित शर्मा जी। ये यूपीएससी में सब्जेक्ट्स होते हैं ऑप्शनल, एमपीपीएससी का पैटर्न 2013 से चेंज हो गया है। सबको एक लेवल प्लेइंग फील्ड है, चाहे कोई किसी भी सब्जेक्ट से हो, सबको कॉमन सब्जेक्ट्स पढ़ना है। ओके, उसके बाद एक क्वेश्चन आ रहा था कि सर हाइट का क्या इशू है अगर मैं किसी पोस्ट के लिए, तो नोटिफिकेशन आप अच्छे से पढ़िए, उसमें पोस्ट वाइज हाइट के हिसाब से रहता है कि कौन से पोस्ट के लिए क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट। डीएसपी, जेलर, एक्साइज ऑफिसर, एक्साइज इंस्पेक्टर, ये 4 ऐसे पद हैं जिनके लिए हाइट और हेल्थ का क्राइटेरिया है। अदरवाइज बाकी में मेडिकल होता है, फिजिकल नहीं। मेडिकल चेकअप्स होते हैं और वो भी आपके रिकॉर्ड को रखने के लिए मात्र। तो हाइट और इन सब का जो इंपॉर्टेंस, कुछ ही पदों में डिप्टी कलेक्टर, इन पदों के लिए कोई हाइट क्राइटेरिया नहीं है। टाइम टेबल कैसे बनाया उसका? ज़्यादा अच्छा मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स बताएं कि आपके टीचर्स ने आपको जो बताया आपने क्या किया उसमें। शिक्षकों द्वारा दिए गए टाइम टेबल व शिक्षा का उचित दोहन या उपयोग कैसे करें? मैं तो चाह रहा हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछें टीचर से, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा तंग करें। बिल्कुल सही। हाँ। और आप जितना उन्हें पूछेंगे वो आपको उतने उससे ज़्यादा नॉलेज मतलब चीज़ें देंगे आपको। तो आपका एक थॉट बन जाता है कि टीचर्स, कई बार टीचर से लोग पूछने में शर्माते हैं, क्लास में पूछते रहेंगे, तो आप टीचर से पूरा पूछें, उनका पूरा यूज़ करें। आप फीस दे रहे हैं तो आप हकदार हैं पूछने के। बिल्कुल, ये आपका राइट है, अधिकार। क्वेश्चन भी यही है कि उचित उपयोग दोहन कैसे करें, समझ रहे हैं ना? पूरा दोहन करना है, पूर्ण दोहन करें, पूर्ण दोहन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन शिवांश सिंह जी पूछ रहे हैं कि सर एमपीपीएससी के लिए करंट अफेयर्स के लिए कौन सा सोर्स सही है? तो करंट अफेयर्स के लिए मैंने न्यूज़पेपर्स आप फॉलो करिए, घटना चक्र आप फॉलो करिए, रोजगार निर्माण जो एक न्यूज़पेपर आता है वीकली, आप उसको फॉलो करिए, उसमें एमपीपीएससी के करंट अफेयर्स ऑलमोस्ट कवर हो जाते हैं। मेरे अकॉर्डिंग आप कोई भी न्यूज़पेपर तो रोज ही पढ़िए, और एक किसी चीज़ को अच्छे से पढ़िए। आप 10 तरफ भागेंगे तो कोई मतलब का नहीं है, आप एक तरफ कहीं ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो किसी एक चीज़ को पढ़िए, या तो आप रोजगार ले लीजिए, या घटना चक्र ले लीजिए, या फिर पीडी ले लीजिए। तो किसी एक चीज़ को फॉलो कीजिए, पर अच्छे से फॉलो कीजिए। ठीक है सर। एक बार ये पेपर जो हमें सोशल मीडिया पे जो क्वेश्चंस आते हैं, हाँ। उन्हीं से पेपर से हमने सारे क्वेश्चन। हाँ, तो ये सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट यही चल रहा है। एक बार आप ऑडियंस को भी अगर एक बार मेंशन हाँ, करें। ठीक है, वो जितने क्वेश्चन से उन्हीं पर मोस्टली जो सबसे ज्यादा कमेंट्स में मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, एफएक्यूज जिनको बोले, उनको हमने कंपाइल कर लिया। आप इस वीडियो, ये रिकॉर्डेड वीडियो भी है, तो आप बाद में भी इसको रिप्ले करके देखेंगे कि आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड हियर। तो मान लीजिए किसी ने लेट ज्वाइन किया तो प्लीज रिप्ले करके जरूर देख लीजिएगा। इंटरव्यू में सावधानियां बताओ भाई, क्या क्या सावधानी रखो? ओके, हम सब अपनी अपनी सावधानियां अपने हिसाब से बता देते हैं। तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि इंटरव्यू इज नॉट द नॉलेज टेस्ट, इट्स द पर्सनालिटी टेस्ट प्राइमरीली। ऑब्वियसली नॉलेज भी चेक हो रहा है, बट वो मेन आपका पर्सनालिटी, आपका कॉन्फिडेंस, आपके एटीट्यूड का टेस्ट है। और वो चीज एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जो टाइम के साथ, आप कोशिश नहीं भी कर रहे हैं इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करने की, तो टाइम के साथ, आपकी प्रिपरेशन के साथ, आपके लाइफ में एक्सपीरियंस के साथ खुद से डेवलप होते जा रहे हैं। आपकी एक पर्सनालिटी कहीं ना कहीं डेवलप होती ही रहती है। डेली हमारी पर्सनालिटी डेवलप होती है, डेली एक्सपीरियंस के बेसिस पे हमारी पर्सनालिटी डेवलप होती है। जिन लोगों से हम मिल रहे हैं, जिनसे बात कर रहे हैं, जिनसे कुछ सीख रहे हैं, हमारे गुड एक्सपीरियंस, हमारे बैड एक्सपीरियंस, सबसे हमारी पर्सनालिटी डेवलप होती है, और इंटरव्यू उसका ही टेस्ट है। सेकेंडली, जो सावधानी रखने की बात हुई, तो इसमें जो व्यक्तिगत विवरण फॉर्म भरा जाता है, डिटेल्ड पर्सनल एप्लीकेशन फॉर्म, तो पर्सनल डिटेल्स में हमको समझना होगा कि हमारी स्ट्रेंथ्स, हमारी वीकनेस क्या है, हमारी हॉबीज क्या है। हॉबीज के टुवर्ड्स हमको ऑनेस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम कोई फैंटेसी वाली हॉबी बनाने की बजाय अगर अपनी ऑनेस्ट हॉबी बताएं तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। आपको बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट रहना है इंटरव्यूअर्स के लिए। आपको खुद जो है आपको वही प्रेजेंट करना है, और आपको मान के चलना, आप खुद एक अपना इम्पोस्टर बना भी लें कि मैं खुद को ऐसे प्रेजेंट करूंगा। वंस यू एंटर द इंटरव्यू रूम, यू आर यू। आप जैसे ही एंटर करते हैं आप वही हो जाते हैं जो आप एक्चुअल हैं।
जो आपने बनाने की कोशिश की है आप वो कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। सेकेंडली, आपको करंट अफेयर्स से हमेशा वाकिफ रहना है, आपको जो हैपनिंग्स हो रही हैं, जो भी चल रहा है देश दुनिया में, उससे वाकिफ रहना है, और हर एक इंसिडेंट के लिए आपका एक न्यूट्रल ओपिनियन होना चाहिए। आपके अंदर एक पॉजिटिविटी होनी चाहिए जो एक एडमिनिस्ट्रेटर में देखी जाती है। आप जिस तरीके से अपने एडमिनिस्ट्रेटर को पॉजिटिव अप्रोच वाला इमेजिन करते हैं, उसी तरीके से आपके आंसर्स में, आपके अप्रोच में, आपसे जो वो सिचुएशनल क्वेश्चंस पूछेंगे उसमें आपको एक पॉजिटिव अप्रोच उनको दिखनी चाहिए, एक पॉजिटिव आउटलुक और एक प्रोग्रेसिव आउटलुक दिखना चाहिए, राइट? बिल्कुल। होता क्या है कि एक स्टूडेंट के नाते आप जल्दी अपने विचार मीडिया से ग्रहण करते हैं, और मीडिया का धर्म है सरकार के किए गए कार्यों का विरोध करना, उसकी सच्चाई को उजागर करने के नाते उसकी आलोचना करना। तो एज ए स्टूडेंट अगर आप उन आलोचनात्मक विचारों को ग्रहण कर लें तो डेफिनेटली ये कंट्रोवर्शियल कंट्रोडक्टरी हो जाता है, क्योंकि आप गवर्नमेंट में जाने वाले हैं। इससे आपको हमेशा तटस्थ रहते हुए इन आलोचनाओं से बचना होगा, और जितने भी पॉलिसीज गवर्नमेंट की योजनाएं हैं इनकी पॉजिटिविटी देखनी पड़ेगी। सरकार में एक क्वेश्चन कंटिन्यू लगभग सबसे बात किया ही जाता है कि वहाँ क्या भ्रष्टाचार की क्या स्थिति है। अगर सच में भ्रष्टाचार होता तो क्या स्टूडेंट को प्री मेंस इंटरव्यू क्वालिफाई करने का चांस मिलता? इस बात से ही आप इस प्रश्न के उत्तर के आसपास पहुंच सकते हैं। ऐसी कई बातें हैं जो आपसे पूछी जाती हैं, और बोर्ड चाहता है कि आप तटस्थता के साथ अपने विचारों को रखें। सबसे पहले तो व्यक्तिगत विवरण फॉर्म आप अच्छे से करें, अच्छी गाइडेंस में करें, और हॉबी का सबसे ज़्यादा ध्यान रखें। इंटरव्यू जो होता है, मेरे लिए मेरा इंटरव्यू मेरी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट दिन था, तो मैं जितना अच्छे से उस दिन जा सका उतना अच्छे से गया। और कई बार वहाँ पे माहौल देखने के बाद वेरिफिकेशन के समय आप देखते हैं कि कई सारे स्टूडेंट वहाँ पे भी पढ़ते रहते हैं, तो आप उनके जैसे प्रेशर में ना आए, जितना लाइट हो सके उतना लाइट होके जाए आप। और अगर आपको कोई चीज़ नहीं बन रही है तो आप उसे सीधे नकार दें, सॉरी कह दें, और एकदम विनम्रतापूर्वक सॉरी कहें, ताकि उन्हें ना लगे कि आप कुछ मतलब रूड हो रहे हैं या एक्स्ट्रा। तो मतलब कुल मिला के अगर आप सही हैं तो बचने का कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे, लेकिन अगर आपने अपने आप को बचाने के लिए या इंप्रेशन डालने के लिए झूठ बोला तो किस पॉइंट पर फंसेंगे आप भी नहीं सोच सकते। इसलिए सही रहें, सच्चे रहें, और अपनी पर्सनालिटी को वहाँ पर दिखाएं कि वो कितना अच्छा है। क्योंकि एक बात और समझें, आप वहाँ बताने में है कि आप एक प्रशासनिक अधिकारी बनने के लायक हैं, ये पहले आपको खुद फील करना पड़ेगा। उस गट फीलिंग के साथ आपको अपनी बातें कॉन्फिडेंटली रखनी पड़ेगी, ताकि बोर्ड उस बात को मान सके कि हाँ आप प्रशासनिक अधिकारी बनने के लायक हैं। तो पहली बात ये कि पर्सनालिटी में उन क्वालिटीज को डेवलप करें, और दूसरी बात ये कि उन बातों को इंटरव्यू बोर्ड सामने प्रेजेंट करें। ये दो चीजें अगर सही तो मार्क्स आपके होंगे। तो आपके कितने मार्क्स थे? मेरे 135 थे सर। 135, मेरे 150 दोनों अच्छे मार्क्स हैं डेफिनेटली, लेकिन फिर भी 10-15 नंबर के गैप होने के बाद भी पदों में कोई अंतर नहीं है। इस बात को आप समझें और रियलाइज भी करें। कोई चीज़ नहीं बनती तो आप सॉरी करें, विनम्रतापूर्वक करें। सॉरी जो है होता है 100% सही आंसर होता है। उनको पता है कि आपको नहीं पता, और आपको भी पता है कि आपको नहीं पता। आपसे सच्चाई समझ। सॉरी बोलना इज बीइंग ऑनेस्ट, एंड बीइंग ऑनेस्ट इज वन ऑफ द क्वालिटीज एन एडमिनिस्ट्रेटर शुड हैव, राइट? आपको एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, आपको वहाँ पे न्यूज़पेपर के एडिटर की तरह आंसर नहीं देना है, क्रिटिक की तरह आंसर नहीं देना है पॉलिसीज में, पॉलिसीज के इम्प्लीमेंटेशन में, क्योंकि आप खुद एक एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाह रहे हैं। और अगर जो भी स्थिति है वो हम एडमिनिस्ट्रेटर की वजह से ही है। वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाटएवर इज गोइंग ऑन इन द नेशन, वेदर इट मे बी गुड और वेदर इट मे बी बैड। तो हम दोनों चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो हम खुद अपनी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, क्योंकि हम खुद गवर्नमेंट का पार्ट बनने जा रहे हैं। तो हमको एक पॉजिटिविटी दिखानी होगी, और हमेशा एक पॉजिटिव नोट देना होगा कि हाँ ये चीज़ सुधर रही है, ये चीज़ अच्छी हो रही है और अच्छी होगी, जन सहभागिता बढ़ेगी, अवेयरनेस लाएंगे हम लोगों में। तो ये अप्रोच होनी चाहिए। और ये सच्चाई भी है। अगर आप देखें सारी चीजें सच में अच्छी हो रही है, भारत एक विकासशील देश है, तो हर चीज लगातार सकारात्मक सुधार की हो रही है, तो ये कोई गलत बात नहीं है, ये सच्चाई है जो आपको फील करके बोलना पड़ेगा। अंकित शर्मा जी का क्वेश्चन था कि आपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे। हाँ, डेफिनेटली शॉर्ट नोट्स बनाए थे, तरुण ने भी बनाए होंगे। शॉर्ट नोट्स आर एन इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ प्रिपरेशन फॉर एनी एग्जामिनेशन। तो प्लीज़ आप उस चीज़ का ध्यान रखें कि आप पढ़ें, किसी भी सोर्स से पढ़ें, सारे रिलायबल सोर्सेज से पढ़ें, बट अपने शॉर्ट नोट जरूर बनाएं, क्योंकि आपको कंप्रीहेंड करने में ज़्यादा आसान होंगे। और हमको ये चीज़ रियलाइज़ करनी होगी कि हमारे पास जो पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 के लिए सिर्फ 5 से 6 घंटे का समय होता है, क्योंकि कंटिन्यूसली पेपर्स होते हैं। तो हमको अपने शॉर्ट नोट्स और रिवीजन की स्ट्रैटेजी को इतना टेपर डाउन करते हुए चलना है कि हम पेपर 2 के पहले पूरा पार्ट 1 और पार्ट 2 को 5 घंटे में पूरा का पूरा रिवाइज कर सकें। वो तभी पॉसिबल होगा जब आपके पास शॉर्ट नोट्स बने हुए हैं, सिनॉप्सिस बने हुए हैं, छोटी छोटी डायरीज के फॉर्म में या बहुत ज़्यादा कंडेंस्ड फॉर्म में। अदरवाइज आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे। जिस नोट से आप पढ़ रहे हो उसके साइड में आप नोट्स बना लें, उसको शूट कर लें,
तो वो ज़्यादा और बेटर हो जाएगा, क्योंकि आप अगर आपको कोई शॉर्ट नोट्स में कोई चीज़ आपको नहीं बन रही है, आपको वो डिस्क्रिप्शन से पढ़ना है, तो सामने आपके पास डिस्क्रिप्शन है। एक क्वेश्चन है कि आंसर राइटिंग को कैसे अच्छी करें, विवेक एजेंसी क्वेश्चन पूछा है, इसको मैं थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ, फिर आप लोगों ने जो किया है अपना उसमें एक्स्ट्रा एज डाल दें। किसी भी अच्छे आंसर में मुझे लगता है कि मिनिमम 3 क्वालिटीज होनी चाहिए। नंबर 1 कॉन्सेप्ट, अगर क्वेश्चन में जो पूछी गई बात है उस कॉन्सेप्ट के अनुसार लिखा गया है तो ही आंसर मिलने स्टार्ट होंगे। इस कॉन्सेप्ट में जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो बात ये कि हर क्वेश्चन का जो मेंस में होते हैं जो सेकंड लास्ट वर्ड है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कि इस बात की आप आलोचना करें, विवेचना करें, समालोचना करें। ये जो शब्दावली है, ये लास्ट से एक शब्द पहले जो भी शब्द है इसका इतना इंपॉर्टेंस है कि अगर ये क्लियर नहीं है तो मार्क्स मिलना पॉसिबल ही नहीं। सबसे पहली बात अवधारणा, कॉन्सेप्ट का क्लियर होना। अगर कॉन्सेप्ट सही है, आप सही बात पे लिखना स्टार्ट कर चुके हैं, तो दूसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंस रखता है वो है ऑर्डर, क्रमबद्धता। आपके विचारों में एक क्रमबद्धता होनी चाहिए और उन विचारों के अनुसार आपके पैराग्राफ में भी एक क्रमबद्धता आएगी। अगर एक क्रमबद्धता है तो पढ़ने में एक रिदम दिखता है, समझ में आता है कि आप सिस्टमेटिक सोच कर अपने विचारों को प्रेजेंट कर सकते हैं। आपकी पर्सनालिटी का भी एक इंटीग्रल पार्ट नजर आता है जो किसी भी एक पर्सनालिटी में होना चाहिए, क्रमबद्धता। अगर ये दो बातें हैं तो तीसरा बात जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है दैट इज रेलेवेंसी, यानी जो पॉइंट जहां होना चाहिए वहीं लिखना। एज ए स्टूडेंट होता ये है कि हमको जो बात जहां याद आए हम क्वेश्चन तो वहीं लिख दें, क्योंकि हम भूल न जाएं। उसमें जितना प्रेशर होता है लिखने का कि ये भी क्वेश्चन है, इतना कम समय में सब लिखना है, और इस कंडीशन में जो स्टूडेंट्स हैं वो गलती ये करते हैं जो बात जहां याद आए वहां लिख दिया। अगर जिस बात की जहां प्रासंगिकता हो वहां लिखी जाए तो डेफिनेटली बाकी लोगों से 2-4 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। अगर ये 3 बेसिक बातें हैं तो एक आंसर को अच्छा आंसर बनाया जा सकता है। वर्तमान संदर्भ में 1-2 बातें और बड़ी हैं, जिनमें से एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। अगर आपका हाथ फ्री है कुछ डायग्राम बनाने में और कुछ बातों को अगर आप बबल राइटिंग, ग्राफ, चार्ट, पाई डायग्राम इनसे प्रेजेंट कर पाए तो डेफिनेटली एक अच्छा इंप्रेशन कॉपी चेक करवाने को देता है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जो मेरी पर्सनल फीलिंग है कि स्टार्टिंग और एंडिंग ये आपके आंसर को स्पेसिफिक बनाता है। अगर ये चीजें प्रॉपर हो जाए तो डेफिनेटली आपके मार्क्स टॉपर के मार्क्स तक पहुंच जाते हैं। ये 5 बातें जो मैंने फिर से रिपीट कर दूं, एक कॉन्सेप्ट यानी अवधारणा का क्लियर होना, दूसरा आपकी बातों और पैराग्राफ में क्रमबद्धता, रेलेवेंसी, आपकी जो बातें जहां होनी चाहिए वहीं आए, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन और स्टार्टिंग एंडिंग का प्रॉपर होना। अगर ये 5 बातें हैं तो किसी भी आंसर को अच्छा माना जा सकता है और इन 5 चीजों को इंप्रूव किया जाना चाहिए। हाँ एग्जैक्टली जैसा सर ने बोला वही कंसेप्ट हमने भी शुरू से सीखा है और उसी को फॉलो करने की कोशिश की है। स्टार्टिंग एंडिंग जैसे कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन जिसको बोला जाता है, सबसे पहले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि आप क्वेश्चन की डिमांड को समझें और जो क्वेश्चन मांग रहे हैं हम उसका आंसर दें। अगर हमको खराब मार्क्स मिल रहे हैं इसका मतलब यही है कि हम क्वेश्चन की डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि आप क्वेश्चन की डिमांड को पूरा करें और प्रेजेंटेबल आप अपने आंसर को बना सकते हैं। जैसे अभी नई अवधारणा है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मैप्स, चार्ट्स, तो उनको बिल्कुल इंक्लूड किया जा सकता है बिकॉज उससे हम अपने कंसेप्ट को ज़्यादा कम शब्दों में ज़्यादा अच्छे से मोर बोलना चाहिए विविड फॉर्म में एग्जामिनर के सामने प्रेजेंट कर पाता है। डेफिनेटली हमको ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। तो जैसा कि हर्षल भाई ने बताया कि क्वेश्चन की डिमांड को पूरी करें, तो जो 3 मार्कर होते हैं कई बार समझ नहीं पाते कि इसमें क्या लिखना चाहिए, तो मैंने 3 मार्कर को 3 हिस्सों में डिवाइड किया था। जैसे एक क्वेश्चन है ब्लॉक पर्वत, तो आप उसकी परिभाषा दें और उसका एग्जाम्पल दें और उसे खत्म कर दें। एक क्वेश्चन है जैसे धूपगढ़, तो उसमें आप 3 पॉइंट्स दें। इस टाइप के आप क्वेश्चंस को आप डिवाइड करें। अंदर पूछ रहे हैं तो आप अंदर को अलग तरीके से लिखें। तो 3 नंबर के क्वेश्चंस में आप ऐसा लिखें, 6 नंबर के क्वेश्चंस में आप इंट्रो और कंक्लूजन दोनों अच्छे से दें। और जो चीज़ आपको अच्छे से बन रही है उसको अंडरलाइन जरूर करें, क्योंकि जो चीज़ आपको बन रही है और आप शो नहीं कर पा रहे हो, जो चेकर को दिख नहीं पा रहा है, तो ये आपके लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। तो जो चीज़ आपसे बन रही है उसको अंडरलाइन जरूर करें और इंट्रोडक्शन दें, पॉइंट वाइज लिखें 6 मार्कर में, और कंक्लूजन अच्छे से दें। ऐसा ही 15 मार्कर में भी करें। एक जहाँ डायग्राम बन रहा है वहाँ डायग्राम आप जोड़ें और डायग्राम के साथ साथ अगर फ्लो चार्ट बन रहा है तो और अच्छी बात है। इस हिसाब से आप क्वेश्चन को डील करें तो आपको मैथ्स में अच्छे नंबर मिल सकते हैं। लगता है अब इसको समाप्त करने का टाइम आ रहा है, तो कंक्लूजन नोट तरुण तुमसे स्टार्ट करें। मैं तो यही चाहता हूँ कि आप जितने भी एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं निडर होकर तैयारी करें, किसी चीज़ का डर न रखें। और जो 3 घंटे आप मेरे हिसाब से एग्ज़ाम के जो 3 घंटे होते हैं वो बहुत मैटर करते हैं। तो कोई भी ऐसी चीज़ वहाँ नहीं होने दें जो आपको डाउन करती हो। तो आप वो 3 घंटे में अच्छे से परफॉर्म करेंगे तो ज़रूर ही आपको सफलता प्राप्त होगी। मैं बस ये बोलना चाहता हूँ, सबसे पहले तो आई विश यू ऑल द लक। जितने भी लोग हैं सबको मैं ऑल द बेस्ट बोलना चाहता हूँ। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो आपका खुद का परिश्रम है, आपकी खुद की लगन है।
तो हमको ये समझना होगा कि अगर मेंस की बात करें तो मेंस में जब हम एग्जाम हॉल में घुसते हैं तो हमारा दिमाग नहीं सोचता है, मेरा मानना है कि हमारा हाथ सोचता है। हमारा हाथ शायद तब सोच पाता है जब हमारे मन में कॉन्फिडेंस होता है, और हमको कॉन्फिडेंस तब आएगा जब हमारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी, रिवीजन बहुत अच्छा होगा, हमारी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस अच्छी होगी। तो हर चीज़ एक दूसरे से लिंक्ड है। तो समझने की कोशिश करें, जो प्रोसेस हमेशा से बताया जा रहा है वही एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है। बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजीज बुक्स के पीछे ना भागें, सेल्फ कॉन्फिडेंस सेल्फ कॉन्फिडेंस रखें, डेडिकेशन के साथ तैयारी करें और खुद के टुवर्ड्स प्रिपरेशन के टुवर्ड्स ऑनेस्ट रहें। विश यू ऑल द लक। तो जितनी बातें आज आप लोगों ने सीखी होंगी, मुझे लगता है कि शायद आपके लाइफ को चेंज करने में एक टर्निंग पॉइंट के रूप में काम आएगा। तो हम सभी की ओर से शुभकामनाएं, और आपने जो भी लक्ष्य देखा है, जो भी सपने देखे हैं वो पूरी हो, हम सभी की ओर से शुभकामनाएं।